अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात मईशत की भी करते रहे हैं हम और हुकूमत की भी करते रहे हैं, और ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है ये भी बात बड़ी आया है कि 31 जनवरी गुजर गई और हुकूमत वहीं की वहीं है, और थोड़ा सा इट्स टाइम टू डू सम स्टॉक टेकिंग पीडीएम की, अपोजिशन की, उनकी स्ट्रेटजी की, और आगे कहाँ जाएंगे। अपोजिशन का पीडीएम का एक मौक़िफ़ था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सेनेट इलेक्शंस पे। सुनिएगा क्या कहा था उन्होंने। हम समझते हैं इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला किया है। अगर हम ऐसा न करें तो फिर तो इन नाअहलों से सेनेट भी भर जाएगा। सारी पार्टियां इसके लिए संजीदा है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लें। जो कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? लेकिन आप इलेक्शन जो सेनेट का है वो आप 1 महीना पहले करा लें, 1 महीना बाद करवा लें, उससे आपकी जाती हुई हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला दवाम नहीं मिलेगा। ना हुकूमत गई, और वैसे ये भी बात दुरुस्त है कि अपनी पोजीशन पे कुछ यू टर्न लिया था पीडीएम ने, क्योंकि शुरू में तो बॉयकॉट की बात हो रही थी। और लॉन्ग मार्च जो है उस पर सुनिएगा क्या कहती है अपोजिशन। हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या रावलपिंडी की तरफ किया जाए। जनवरी के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे साथ लेकर जाएंगे। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम सबका ये मुतालबा है कि 31 जनवरी तक इमरान खान मुस्तफी। शायलों का वक्त अब गुजर चुका है, अब लॉन्ग मार्च होगा। कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं हो। सब बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर। वो जब ये फैसला करेंगे कि ये मुनासिब वक्त है इस पे इस्तीफे देने हैं, तो इस्तीफा भी होगा और लॉन्ग मार्च भी होगा। इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और जरूर देने चाहिए। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। क्या ये लॉन्ग मार्च का मूड दिखाई दे रहा है पीडीएम का या नहीं, अपने पैनलिस्ट से ये भी पूछेंगे। और फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई तो एहसन इकबाल साहब पीएमएलएन के सीनियर लीडर क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। लीग नून का ये ख्याल है कि तहरीक अदम एतमाद उसी सूरत कामयाब हो सकती है कि जब आप उन कुव्वतों की हमायत हासिल करें जिनकी सियासत में मुदाखलत के हम सब मुखालिफ हैं और वो किरदार ख़त्म करना चाहते हैं। दिलचस्प बात है, बड़ी तजाद की बात है। खुद ही उन्होंने फरमाया कि इनका हम रोल भी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हम उन कुव्वतों का, यानी कि आर्मी की बात कर रहे हैं, इनकी सपोर्ट होगी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सीड करेगा। तो इस सब में, इस सूरत हाल में, और अब ये कल भी पीडीएम का एक इजलास है सरबराही, क्या तय करते हैं आगे पीडीएम का लाहे अमल क्या होगा। सवाल कुछ लेके हम अपने पैनलिस्ट के पास अब जाएंगे। हमारे पैनल में नाजरीन मौजूद हैं मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर और मुख्तलिफ ओहदे इन्होंने रखे हैं इन वेरियस चैनल्स एंड न्यूज़ पेपर। शुक्रिया मालिक। इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। मजहर अब्बास साहब, जिनको आप देखते हैं, जियो से ताल्लुक़ है और सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया मजहर। सवाल आप लोगों से सबसे पहले तो आपसे ये पूछते हैं हम कि क्या आज जो सेनेट में इलेक्शन को अमेंड करने का, तरीक़ाकार को अमेंड करने का एक दिया है बिल, 26th अमेंडमेंट, क्या वो हुकूमत कैरी कर पाएगी या नहीं, ये सवाल हम अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं। मालिक। देखिए, कैरी करना तो जब इलेक्शन था स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का, तो तब भी कोई गुंजाइश नहीं थी कैरी करने की, लेकिन वो कैरी हो गया जब इलेक्शन होना था। सो इसलिए इस पे तो थोड़ा सा बड़े ध्यान से हमें बात करनी चाहिए होगा कि नहीं। आज कोर्ट से भी जो सिग्नल्स आए हैं, जब कोर्ट के आप जजेस की बात देख रहे थे तो बड़े लोडेड कमेंट्स थे उनके भी। सो अभी द ज्यूरी इज आउट। अगर आप अदबी तादाद में बात करेंगे तो नजर आता है कि नहीं कैरी कर सकते, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ चीजें कैरी हो जाती हैं, लेकिन अगर ये कैरी ना भी हो तो दूसरे इश्यूज ज्यादा बड़े हैं।
ये सर गवर्नमेंट की ज्यादा बड़ी मजबूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ बड़े सीरियस नाराज एलिमेंट्स हैं। लोग 8-9 की बात करते हैं, मुझे पता है कि 30-35 MNAs बहुत नाराज हैं, कुछ MNAs नाराज हैं। और यही मौका है कि वो बहुत चीजों पे, जब उनको उनकी काम नहीं हो रहे थे, दूसरी उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, पंजाब के अंदर बिल्कुल साइडलाइन हुए थे। तो आपने जो देखा है जो 50-50 करोड़ के डेवलपमेंट फंड्स आए हैं, ये क्यों आए हैं? इस पर बड़ी क्लियर पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न लिया। अगर आपके पास क्लिप्स हो, आप चला के देखिए, उन्होंने शायद खाकान को भी रगड़ा, बाकियों को भी रगड़ा। कहते थे इससे ज्यादा घटिया रिश्वत हो नहीं सकती, खुली, जिसको नंगी रिश्वत कहते हैं। खुद भी उनको देना पड़ी, बिकॉज यही टाइम होता है इन MNAs MPs का अपनी इंपॉर्टेंस करवाने का। नाराजगी बिल्कुल है। ऑपोजिशन को इस सेनेट के खतरा नहीं है, गवर्नमेंट को एम्बेरसमेंट का बहुत खतरा है। क्योंकि अगर पंजाब के अंदर ब्लॉक, नाराज ब्लॉक, अगर वोट उल्टा सीधा कर गया, तो जहां इनको 4 से 5 सीटें नहीं मिलनी थी, हो सकता है सिर्फ 1-2 मिले। दैट इन इटसेल्फ विल प्रूव कि आपका ये एक अंदर बहुत ज्यादा नाराज एलिमेंट बैठा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जरूरत है, लेकिन इस वक्त ये मुश्किल है कहना कि वेदर दे विल बी एबल टू कैरी इट और नॉट। और जो आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर जब ऑपोजिशन में थे तो इसको जो फंड्स को करते थे क्रिटिक, तो लगता है जस्टिस काजी ईसा साहब को वो याद रहा है, क्योंकि आपको मालूम है उन्होंने तो सुओ मोटो नोटिस इस पर ले लिया है मालिक। देखिए, मेरा ख्याल है काजी ईसा साहब को उस वक्त हर चीज याद होगी गवर्नमेंट की। जाहिर है गवर्नमेंट उनको नौकरी से निकलवाने के दर पे तुली भी है, इसलिए उनका तो गुस्सा समझ आता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इट वाज इन गुड टेस्ट के कोर्ट को करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की चीजों के सो मोटोस नहीं लेने चाहिए। ये एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इनको अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान में रहना चाहिए। ये कोर्ट्स का काम नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। जरा इफ्तिखार साहब के पास चलते हैं। इफ्तिखार साहब, कैरी कर पाएगी या नहीं हुकूमत 26th अमेंडमेंट यानी के तरीकेकार को बदलने का जो बिल है सेनेट के? देखिए, ये मुश्किल लगता है, और अगर ये ऐसा हो गया तो फिर आइन में जब चाहे कोई तब्दीली कर सकता है। ऑल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये खिलवाड़ हो सकता है। फिर जान लफ्ज 2/3 मेजॉरिटी आया हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो आइन में जो चेक एंड बैलेंस था अददी एतबार से, वो खत्म हो जाएगा। और ये तो एक ऐसी आम सी चीज बन जाएगी, जब कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई पार्टी रूलिंग चाहेगी, जो चाहेगी वो करेगी। अभी यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मेरे दोस्त ने दी कि गुस्सा है एक जज को। मेरा नहीं ख्याल जज को गुस्सा होता है, जज होता है। और जहां तक ये बात कहने की है कि पैसे दिए जा रहे हैं, बड़ी अफसोसनाक बात है। जब ये पार्टी आई ही शफाफियत के लिए है, ये पार्टी आई ही उन बेईमान चोरों और करप्ट अनासर के खिलाफ है जो माजी में पैसे के जरिए काम करते रहे और पैसे के जरिए पॉलिटिक्स करते रहे। ये तो उनके खिलाफ आई है। और जब ये उनके खिलाफ है और इसका ईमान है और इसका यकीन है, तो उस ईमान और यकीन का जो सौदा किया जा रहा है, तो ये खुद मैं समझता हूँ आर्टिकल 62-63 को भी इन्वाइट करता है समटाइम, अगर इसकी बहुत डेप्थ में जाके स्टडी की जाए। जी, मेरा ख्याल है कि जब अब बात आती है पावर की और पॉलिटिक्स की, फिर अच्छों के हाँ आप देखते हैं कि मॉरलिटी और प्रिंसिपल वगैरह जरा बैक सीट लेता है। मजहर क्या होगा इस बिल के साथ? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि क्या वाकई गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट पास भी करवाना चाहती है या सिर्फ ऑपोजिशन को मलाइन करना चाहती है। क्योंकि ऑन फेस ऑफ इट तो नहीं लगता कि, और जिस तरह के बयानात वजीर आजम के भी आए हैं, उससे जाहिर ये होता है कि गवर्नमेंट को ये तो पता है कि ये अमेंडमेंट कैरी नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि देखिए, उस दिन पता चल जाएगा कि कौन जो है वो शफाफियत चाहता है और कौन नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये है कि ये अमेंडमेंट मूव सिर्फ इसी वजह से की गई है। क्योंकि हैरानकुन बात यह है कि एक तरफ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से राय ले रही है उनकी, और उस राय आने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव कर दी गई। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जिसके इंतजार करना चाहिए था। वहाँ रजा रब्बानी साहब भी उन्होंने भी इंडिविजुअल हैसियत में पार्टी बने हैं, और उनका ख्याल ये है कि सेनेट कमेटी ऑफ पोल
उसने उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो भी ओपन बैलेट के हक में थी, लेकिन वो वाहिद यूनानिमस उनकी रिकमेंडेशन थी और उसमें उन्होंने इस चीज को बड़ा इन डिटेल्ड इसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे। मेरा ख्याल है कि अगर वो चीज सुप्रीम कोर्ट सुनेगी तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट की राय शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर गालबन गवर्नमेंट सिर्फ अपोजिशन को मलाइन करना चाहती है, क्योंकि अपोजिशन इसकी मुखालफत करेगी और वो ये कहेंगे कि देखिए जी इस अमेंडमेंट की उन्होंने मुखालफत की, इसका मतलब ये कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। वैसे तो हमें सबको पता है कि कोई भी सेनेट का इलेक्शन ऐसा नहीं है जहां हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। अच्छा, इसका मतलब मजहर यू थिंक कि ये नहीं कैरी कर सकेंगे। मालिक, आपको क्यों डाउट है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं जिनकी कुछ समझ अभी नहीं आ रही। एक मौलाना फजल रहमान साहब को देखें, एक पुरसुकून से नजर आ रहे हैं एटीट्यूड चेंज के साथ। पहले वो नाम ले लेके जर्नैलों को रगड़ रहे थे, अब वो कहना शुरू हो गए। दो ने एक इंटरव्यू दिया है, एक प्रेसर किया कि हमारा तो झगड़ा नहीं है, किसी झगड़ा उनका है, कभी कहते झगड़ा इख्तिलाफात हैं, लेकिन हमारा तो झगड़ा नहीं है, हम तो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ रहे। सडनली लगता है या तो कोई नई तसल्ली आई है, दी गई है, या ये कल बड़ा क्लियर हो जाएगा। मेरा ख्याल है कल वो उनका जो एटीट्यूड सरप्राइजिंगली एक मिडिल वे निकालने की कोशिश करेगा। बहरहाल आई एम जस्ट प्री गेसिंग, मैं वो बात कर रहा हूं। और मेरा, अगर आपने पूछा था, मेरा भी ख्याल है कि कैरी नहीं करेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं मजहर से इस बात पे कि गवर्नमेंट ड्रामे के लिए नहीं कर रही, गवर्नमेंट की एक्चुअली जरूरत है कि ये हो जाए, बिकॉज उनके लिए एम्बैरेसिंग। और जज साहब की एक बात की इफ्तिखार ने पहले, मैं उनसे तो डिसएग्री वहां भी करता हूं, जब उन्होंने कहा कि परफेक्टली फाइन, ये खुद ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ पे इंटरवीन करना चाहिए। और ये जो रस्म है ना कि किसी की पॉलिटिकल असेसमेंट क्या थी, पॉलिटिकल पहले क्या कहा, अब क्या कहा, और हम अज्यूम कैसे कर लें कि सारा ये फ्रॉड में चला जाएगा या 50-50 करोड़ चोरी में होगा। अजम्पशंस पे सुप्रीम कोर्ट को ये रवैया बंद करना होगा, सू मोटो लेने का। जस्टिस इफ्तिखार का भी गलत था, ये साकिब निसार का भी गलत था। अगर आज जस्टिस गुलजार करें या जस्टिस खास तौर पे जस्टिस का फैज ईसा, जो इस वक्त एक लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर है, मैं कॉन्ट्रोवर्शियल का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन जजेस इनको बड़े ध्यान से आना चाहिए कि कोई शायबा भी ना हो कि अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ह्यूमन है, अब मैं अगर उनकी नौकरी निकाल रहा हूं, उनको गुस्सा है, उनकी फैमिली को बड़ी एम्बैरेसमेंट्स हुई हैं, बिल्कुल गुस्सा हो सकता है, इंसान तो है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए सुओ मोटो की मजाक नहीं है कि आप अजम्पशंस पे आ जाएं, ये एक बड़े खतरनाक प्रेसिडेंट्स हैं। हाँ, प्रेसिडेंट्स जी, क्विक रिस्पांस इफ्तिखार साहब, हालांकि प्रेसिडेंट्स की तो अंबार लगी है जी। 184.3 को चेंज कर दें। अगर आप बड़े आराम से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं विदाउट हैविंग ए 2/3 मेजॉरिटी, तो 184.3 को भी ऐसे खत्म कर दें। उसमें भी तय कर दें कि 184.3 कब और कैसे एक्सरसाइज की जाएगी। As far as 184.3 is there in the part of the Constitution, the judges have the right to exercise that power. एक दूसरी बात, ये जो हम कर रहे हैं ये मुझे नहीं समझ आती। एक सीट तो ऑलरेडी उन्होंने काफ लीग को दे दी, नाम तक तय हो गया, ये शख्स सेनेटर होगा। मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान सियासत 184.3 आप रीड करें और मुझे बताएं कहां से जस्टिफाई करता है इस मामले में। इन द पब्लिक इंटरेस्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करना, कॉन्स्टिट्यूशन को टोकरी में फेंक देना, ये मेरे ख्याल में ये पब्लिक ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। अगर एक गवर्नमेंट इलेक्टेड देती है फंड्स टू डिस्पर्स फॉर द पीपल, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कहां से आ गई? इस पे मैं खुद इसके खिलाफ हूं, लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहां पे इंटरवेंशन किस तरह बन गया? इस तरह तो 184.3 के अंदर तो आप दुनिया की हर चीज ले आए, फिर तो मजाक बन जाएगा। फिर एक जुडिशियल मार्शल लगेगा इस मुल्क में कि जज कहेंगे कि को लाल पब्लिक। देखिए, जजेस खुदा नहीं है, लेट्स नॉट टर्न देम इनटू गॉड्स कि हर चीज जजेस घुस जाए। ये पता है मालिक साहब, जजेस खुदा नहीं है, खुदा यहाँ पे कोई और है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। इफ्तिखार साहब, खुदा तो खुदा ही है, उसके अलावा किसको कह रहे हैं आप खुदा? मैं इसका विक्टिम भी रहा हूं, उन खुदाओं के हाथ में विक्टिम भी रहा हूं।
बहस ये नहीं है। बहस ये है कि 184(3) जिस तरह क्या आप कह रहे हैं, इफ्तिखार साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं इस वक्त? 100%। मतलब वो वाहिद हैं जो सब चीजों से बालातर है, हर अख्तियार उनके पास है। अगर 184(3) है ये 184(3) नहीं है। मैंने एक प्रिंसिपल बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। अगर जर्नल काबू में नहीं है तो जजेस भी बिल्कुल दीवाने हो जाएं, आप कह रहे हैं। अच्छा, तो ऑनरेबल जजेस को दीवाना तो नहीं कह रहे, बट आप एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं पीडीएम पर कि क्या पीडीएम जॉइंटली इलेक्शन लड़ेगी सेनेट का या नहीं, उसके बाद ये डिस्कशन करते हैं। ब्रेक लेते हैं अभी। वेलकम बैक नाज़रीन। अगले कुछ दिनों में मालूम हो जाएगा कि ये कैरी करेगा या बिल या नहीं, और हंगामा आ रही बहरहाल नेशनल असेंबली में आज भी थी, लगता है आगे भी होगी। जरा इस पर चलते हैं कि पीडीएम क्या जॉइंटली सेनेट का इलेक्शन लड़ने का कोई उसका मूड है या नहीं? मालिक नहीं, अभी तो काफी क्लियर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। अभी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी इशू बना था कुछ सीट्स एडजस्टमेंट्स का, तो वो उस पर भी कुछ डिफरेंसेस आए एएनपी के और पीपल्स पार्टी के, जिसमें साफ रिफ्यूजल हो गया। जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसमें तो शायद इनके कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, उसमें जॉइंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ज़िमनी इंतखाबात से। लेकिन आई थिंक ये मसला अब इलेक्शन के फ्रैंकली नसीम इररिलेवेंट है। इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन सेनेट का फॉरगॉन कंक्लूजन है, सिर्फ इस चीज पे रिलेवेंट है कि क्या पीटीआई वो एक्स्ट्रा सीटें जीत पाती है जो नंबर्स की वजह से उसको जीतनी चाहिए। मेरे नजदीक सिर्फ उसकी रेलेवेंस वो है। फिर भी मेजॉरिटी तो नहीं होगी उसकी, आई मीन ज्यादा सीट्स आएंगी, बट फिर भी इट वोंट हैव अ सिंपल क्लियर मेजॉरिटी। हाँ, लार्जेस्ट पार्टी होगी, एब्सोल्युटली लार्जेस्ट पार्टी होगी। एलाइज के साथ मेजॉरिटी बन जाएगी। आपको क्या नजर आ रहा है मजहर, कोई एडजस्टमेंट होगी आपस में सेनेट इलेक्शंस पर पीडीएम की? देखिए सेनेट के इलेक्शन तो सीधा एटीएम होते हैं, जिसका एटीएम अच्छा चलेगा वो जीतेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है सिंध के लेवल पे, मैं बता सकता हूँ कि सिंध में पीटीआई के कुछ एमपीएस और एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ एमपीएस जो है वो टूटने के करीब है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी और ने संभाल ली है जो वो नहीं टूटेंगे। और यही गालिबन इमरान खान साहब ने जो है कुछ लोगों से यही बात की है कि हमें ज्यादा सीटें अगर नहीं मिले तो हमारी कम से कम सीटें कम ना हो, यानी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि कहीं तो उसकी ये सेनेट के इलेक्शन बड़ा वाजे कर देंगे कि अगर कहीं इस्टेब्लिशमेंट साथ है या नहीं है, पीटीआई को सेटबैक होता है तो वो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अपेरेंटली लग ये रहा है कि पीटीआई जितनी उनकी सीटें हैं वो तो रिटेन कर लेंगी, क्योंकि उस रिटेन करने की उनको यकीन दहानी भी कराई गई है कि उनके जो एमपीएस टूटने के करीब है उनको सब पीपल विल लुक आफ्टर दैट, ये ना टूटे। आपका मतलब, लेट्स बी क्लियर, आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करेगी तो जो इत्तेहादी हैं वो साथ चलेंगे सेनेट इलेक्शंस में, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? तो जाहिर है कोई मैं किसी और मालिक का तो नाम ले सकता हूँ, मलिक का नाम मैं नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके जी। आप बताइए पंजाब में क्या नजर आ रहा है इफ्तिखार साहब? पंजाब में तो पीएमएलक्यू की ठीक ठाक वो जैसे अभी बात हो रही थी उधर तो एडजस्टमेंट हो गई है, एग्रीमेंट हो गई है, उसमें तो कोई अब शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं ये कहने लगा था, आपने बात पूरी नहीं करने दी। ये पाकिस्तान में खुशकिस्मत तरीन शख्स सिर्फ आज एक है सेनेट के हवाले से, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आज़म से तल्लुक़ रखने वाला शख्स है। 100% ही इज द सेनेटर इन द सेनेट। क्या बात है, किसी को इतना यकीन नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट को भी गालिबन इतना यकीन नहीं है कि वो किस हद तक कामयाब होगी, किस हद तक कामयाब नहीं होगी, लेकिन उस शख्स को यकीन है कि वो पाकिस्तान की सेनेट का रुकन बन गया है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पीटीआई कहां खड़ी है सियासी तौर पे और नजरियाती तौर पे।
जिन लोगों के बारे में वो क्या कुछ नहीं कहते रहे और उनका रवैया क्या नहीं रहा, एक सीट तो खुलेआम दे दी। बाकी क्या है, बाकी अगर उनकी सिंपल मेजॉरिटी आ भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी 4 जनवरी का इंतजार करें कल का। देयर विल बी फ्यू सरप्राइजेस फॉर ऑल ऑफ अस इन द पीडीएम की मीटिंग में। इट सीम्स यू नो अबाउट द सरप्राइजेस, तो हमें बताएं ना क्या सरप्राइजेस हैं। फजलुर रहमान साहब को मिल रही है सेनेट की सीट? अगर वो अप्लाई करेंगे, अगर वो कोशिश करेंगे तो वो ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। नहीं कोशिश करेंगे, क्यों मालिक लेने लगे हैं सीट? अगर वो सेनेट के सीट के चक्कर में पड़ गए तो आई थिंक वो पीटीआई जो रहा साहब अभियान वो भी खत्म हो जाएगा और ये सीरियसली अंडरमाइन हो जाएगी इनकी पोजीशन। क्या है? बहुत सीरियसली अंडरमाइन हो, वो कैसे? आई थिंक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक होगी। देखें, एक स्टांस लेना कि हमने खाली मैदान नहीं छोड़ना, जो इनको तब भी पता था जब इन्होंने अनाउंस किया था कि हम इलेक्शन बॉयकॉट करेंगे। ये अचानक चांद की उल्टी तरफ से नहीं निकला सूरज कि इनको अब पता लग गया कि देखिए 18th अमेंडमेंट भी थी मैदान में, सेनेट में अगर मेजॉरिटी आ जाए कानून साजी हो जाएगी, जो मरियम भी कहती है, मौलाना साहब भी कहते हैं। और ये हालात तब भी वही थे जब पहले दिन इन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन एक मैदान खाली ना छोड़ना और फिर उस मैदान में अपने लिए कलीदी ओहदों की जंग लड़ना, ये दो मुख्तलिफ चीजें। पहले ही पीडीएम का मैसेज बड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए। एक तरफ के जी ये इलेक्शन नहीं, ये गलत है, ये गलत है, फिर ज़िमनी इंतखाब भी लड़ रहे हैं, सेनेट के इंतखाब भी लड़ रहे हैं। मौलाना साहब के अपने भाई साहब अपोजिशन लीडर है केपीके में, बेटा जनाब एमएनए है, भाई भी मैदान के अंदर है। सो अब और कंफ्यूजन ये क्या फैलाएंगे? मेरा ख्याल कि ये उस कैटेगरी में नहीं है। लेकिन कल वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और मुझे फजल रहमान साहब का देखना है कि जो इनके रवैये में एक बड़ी इंटरेस्टिंग तब्दीली आई हुई है। बिल्कुल। क्या ये डीएनए चेंज हुआ है या कोई नए वादे हैं इनको जिस पे इनको यकीन आ गया? हाँ, जरा मुस्बत तब्दीली आई है। वैसे जरा ये सुनते हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा था कुछ रोज पहले इस हफ्ते, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, सुनिएगा। कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं। जी ये बताइएगा मजहर, आवाज आपके शहर से आई है क्या? व्हाट डू यू थिंक? मतलब ये तो इनकी शुरू की स्ट्रैटेजी थी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हुकूमत गिराने की बात नहीं करनी, बात ऐसी करो, प्रेशर डालो ताकि गुफ्तगू हो इस्टेब्लिशमेंट से भी और गवर्नमेंट से भी। तो व्हाट डू यू सी दिस नाउ? नहीं, मैं तो इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जिस चीज को अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, मैं तो पीपल्स पार्टी की डिफीट समझता हूँ उसको। मतलब आपने एक ऐसे शख्स को मुल्क से जाने दिया जिसके बारे में बेनजीर भुट्टो ने शक का इजहार किया था कि वो अगर उन पर हमला हुआ तो इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तो इसको डेमोक्रेसी का क्लेम करना कि हमने ऐसा काम पहले किया है, तो क्या मैं फिर बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत टॉपल की गई उसको फिर अप्रिशिएट करूं मैं? फिर उसके बाद जो कुछ चीजें होती रही उन चीजों को अप्रिशिएट किया जाए? ये कौन सी पॉलिटिक्स जरदारी साहब इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? इस पॉलिटिक्स ने खुद पीपल्स पार्टी को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि पीपल्स पार्टी अब दिन से बाहर पॉलिटिक्स नहीं कर पा रही। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज को, मैनूवरिंग की पॉलिटिक्स को कतई तौर पर मैं समझता हूँ उसका लॉन्ग टर्म नुकसान पाकिस्तान की सियासत को हो रहा है और मजीद होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमाने में जो मज़ाहमती सियासत करती थी वो अब मफाहमती सियासत से उतर आई है कि वो लड़ने को तैयार ही नहीं है, वो जद्दोजहद को तैयार ही नहीं है, वो हर उससे जो है कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। अच्छा मजहर बिफोर आई गो टू द अदर पैनलिस्ट, मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं इस वक्त? अगर आप ये अपोज करें तो मुज़ाहमती सियासत ये जो है ये मुकाबले की सियासत किधर लेके जाते हैं इसको आप? कुछ नहीं करें। आपने एक गवर्नमेंट आई 2018 के इलेक्शन में, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया। उसके बाद बहुत सी जमातों का ख्याल था कि 2018 के इलेक्शन में धांधली होते हैं। मुझे बताएं कि कितनी जमातों ने जाके इलेक्शन कमीशन के सामने या इलेक्शन पिटीशन फाइल की? अगर नहीं फाइल की
तो फिर आप इलेक्शन की धांधली का किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? दूसरी बात यह कि 2018 की पार्लियामेंट में आप बैठे, आपने वोट लिया, वहां आपने तमाम इलेक्शंस में हिस्सा लिया पार्लियामेंट के अंदर। आज आप उन इलेक्शंस को वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कह रहे हैं, बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो फिर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान की सियासी जमातों में और खासतौर पर इस वक्त जो अपोजिशन है, ये समझ में नहीं, इसीलिए तहरीक उठ नहीं पा रही। अच्छा, आप कुछ और कह रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तहरीक चलनी नहीं चाहिए थी। मेरा ख्याल था शायद आप ये कह रहे हैं कि झगड़ा जारी रखते बजाय के इलेक्शंस में आने के। नाउ आई हैव गॉट योर पॉइंट। मालिक, क्विकली योर कमेंट ऑन दिस। जरदारी साहब जो कह रहे थे। जरदारी साहब ठीक कह रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो आपने डिस्कस नहीं की कि वो जरदारी जो साहब उनको मिल गया, कोर्ट ने उनको छूट दी। तो 7 अरब से ज्यादा का था कि जी मशकूक ट्रांजेक्शन है, उसमें बेल हो गई है, परमानेंट बेल होगी, मुस्तकिल। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह जितने रेफरेंसेस हैं वो कराची शिफ्ट हो जाएंगे। तो हुस्न इत्तेफाक बड़े खूबसूरत हैं, इतना कहना काफी है। ठीक है जी, आप बताइएगा इफ्तिखार साहब। मैं क्या कह सकता हूँ, जब हुस्न इत्तेफाक 7-7 अरब के हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो भी बात है, एडजस्टमेंट है, बैक चैनल गुफ्तगू है, पीपल्स पार्टी ने इन वजूहात की बिना पे लिया है या वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कह रहे हैं उस पर भी कोई इसका असर होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं नाज़रीन, स्टे विद। वेलकम बैक नाज़रीन। उस दिन हमारे प्रोग्राम में नवीद कमर साहब आए थे तो उनसे हमने ये पूछा कि अगर सब लोग पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो भी, आसिफ अली जरदारी साहब भी बात करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो क्या कैलकुलेशन उनके पास है? तो उन्होंने कहा अगर कैलकुलेशन हम आपको नेशनल टेलीविज़न पे बता दें तो ये किस तरह की सियासत है। मज़हर कोई है कैलकुलेशन या ऐसे ही बात ही बनाई है? कुछ नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, हम सब जो लोग बैठे, हम सब ने इन चीजों को देखा है। जो लोग इस मुल्क में हुकूमतें बनाते हैं, जो लोग इस मुल्क में हुकूमतें गिराते हैं, वो किस तरफ है उससे आप अंदाजा कर लें और उससे आप उसको कंक्लूड कर लें। ना ये हुकूमत कहीं जा रही है, या ये हुकूमत के खिलाफ कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया। ये मूव ही सिर्फ इस वजह से की गई है कि उस टेम्परेचर को जो बिल्ड हो रहा था उसको नीचे लाया जाए और फायदा उठाया जाए। नीचे लाने में पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है और उसके इवज कुछ मिल जाए, जो कि आप अभी जैसे मालिक कह रहे थे मिल गया। तो फिर इफ्तिखार साहब, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बस वो भी कोई ऐसी बात है, यानी कि सरसरी तौर पे एक टैक्टिकल गुफ्तगू है, इसमें जाहिर है कुछ नहीं है और कुछ होने भी नहीं वाला। नसीम, मुझे 2 मिनट अब बात करने दीजिएगा। बात ये नसीम, मैं एक डेमोक्रेट की हैसियत में जो टेन्योर है पीटीआई का, उसके हक में हूं कि उनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि जब मैं ये कहता हूं तो उसमें ये बात साफ जाहिर है कि उसके अंदर तमाम सियासी जो तरीक़ेकार हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस तरीक़ेकार में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है। उन तरीक़ेकार में हर वो चीज़ शामिल है जो हो सकती है मुमकिन तौर के ऊपर। अगर हम उसको नहीं मानते तो उसका मतलब है कि हम जमहूरियत की बुनियाद को ही नहीं मानते। तो जमहूरी अमल में जो भी तरीक़ाकार होगा उनको अपनाना भी चाहिए और उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, और दैट इंक्लूड्स द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर वोट है या नहीं है, ये बहुत बेस्ट तलब चीज है। 2-3 जगह पे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बैक वक्त हो सकता था, बलूचिस्तान में हो सकता था, पंजाब में हो सकता था, उससे आपको माइलेज मिलती है पॉलिटिकल, ये तो हमने देखा है। लेकिन मैं अभी कल का इंतजार करूंगा। पता नहीं मुझे कल 4 को क्यों महसूस हो रहा है कि बहुत सारे सवाल जो हम कर रहे हैं उनका जवाब हमें कल मिल जाएगा। मालिक, किस तरह के जवाबात मिल सकते हैं? यानी कि ऑब्वियसली जो सारे एलिमेंट्स हैं वो तो हमारे सामने, जो नंबर्स हैं हर प्रोविंस में वो भी सामने हैं, जो पार्टी लीडरशिप के मसले मसाइल हैं वो भी आपके सामने हैं, इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन भी आपके सामने है, इत्तेहादियों की भी पोजीशन आपके सामने है। एमक्यूएम वो प्ले हॉट प्ले कोल्ड करती है, यानी एम इज गोइंग नोवेयर। पीएमएलक्यू वहीं की वहीं खड़ी है, उसको तो अब सेनेटर कामिल अली आगा का तो पक्का क्लियर हो गया कि ये बात आगे बढ़ेगी और इत्तेहाद रहेगा। तो हमारे पास कौन सी अनफोर्सीन
है चीज जो देखिए उन्होंने बहुत ज्यादा, बहुत हाई पिच, बहुत बड़े बड़े वादे बहुत शुरू में कर दिए। ठीक, तारीखें 31 दिसंबर और जनवरी और बस हुकूमत आर पार मुंह पे मारेंगे इस्तीफे ये वो। पहले इनको अपनी साख बहाल करनी है, इनको अपना सच्चा झूठा एतबार लोगों पे वापस लाना है कि हम खुद सीरियस हैं तहरीक के बारे में। क्योंकि जब लीडर्स जाके इलेक्शन लड़े, सब कुछ करें, तो फिर लोग भी पे शक करते हैं। आपके लिए सड़कों में मार कोई नहीं खाता। देखिए गुब्बारे से पीएम की हवा किसने निकाली? फौज ने नहीं निकाली, सरकार ने निकाली, खुद इन्होंने डिसीजंस। इस्तीफों की बिलावल ने कहा इस्तीफे एटम बम होंगे लेकिन हम चलाएंगे न्यूक्लियर ऑप्शन। हाँ, बात हुई ज़मीनी इंतखाबात की, पीपल्स पार्टी ने कहा हमने खाली नहीं छोड़ना और इनके पूछे बगैर अनाउंस कर दिया। बात हुई सेनेट के इलेक्शंस की, पीपल्स पार्टी ने इनको वापस किया। बात हुई इस्लामाबाद में धरने की, उन्होंने कहा हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने लेकिन धरना नहीं बैठेंगे। हर जगह उन्होंने डाइवर्ट किया, सब कुछ किया और हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं, किसको क्या फायदे मिल रहे हैं, किसको क्या फायदे नहीं मिल रहे। इसलिए आज जो बयान चले हैं उसमें हमने नोट किया कि जी ये भी खबरें लीक करवाई गई कि ये फैसला हो गया पीडीएम की बाकी जमातों में कि अगर पीपल्स पार्टी ने इन चीजों पे एक्सट्रीम एक्शन में हमने डिसाइड किया और हमारा साथ ना दिया तो हम पीपल्स पार्टी के बगैर आगे जाएंगे। आप एक पूरा सिंध की गवर्नमेंट, सिंध का सूबा निकाल दें, आप कहां जाएंगे? आप खाली पंजाब में तहरीक चलाएंगे? केपीके में उनकी गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट है। तो सीरियस इश्यूज हैं। सबसे पहले तो पीडीएम को एक यूनाइटेड फ्रंट अगर कल शो कर दें, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। किस चीज पे यूनाइटेड फ्रंट? किस चीज पे मालिक यूनाइटेड फ्रंट? देखिए एक और चीज नसीम, मैंने अपने प्रोग्राम में न्यूज ब्रेक की थी कि फौरन बाद सेनेट के ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस अनाउंस करने जा रही है गवर्नमेंट, स्केड्यूल अनाउंस करने जा रही है। अभी तो एक नई मुसीबत पड़ जानी पीडीएम को। ये मेरे दोस्त बैठे हुए दोनों, इफ्तिखार भी मजहर भी, हम जिंदगी गुजर गई ये इलेक्शंस कवर करते हुए। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन इतना खूनी इलेक्शन होता है कि लोग नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की सीटें छोड़ देते हैं, वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे बरादरी का ग्रास रूट का बेस, यहाँ पे लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर पीडीएम का यह ख्याल है कि इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का शेड्यूल अनाउंस हो गया और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन लोगों को होराइजन पे नजर आना शुरू हो गए और वो छोड़ के किसी और एब्स्ट्रैक्ट तहरीक में चलेंगे तो बहुत बड़ी तहरीक लगती तो नहीं। देखिए ना इफ्तिखार साहब, और हाँ मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है गवर्नमेंट ने, बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है लोकल गवर्नमेंट को लाके। ये बहुत मुसीबत, सबसे बड़ा मसला इस वक्त पीडीएम के लिए आइंदा सिवाय और कुछ नहीं है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस बहुत बड़ा मसला बनेगा। अच्छा देखें ना, ये मजहर जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस अपनी जगह हैं, बात है कि कोई तहरीक जो एक नेशनल तहरीक है वो तो मेरा ख्याल है कि कहीं उभरती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही। जो हमने उसका हाई पॉइंट लगता है देख लिया है। अब पीएमएलएन की जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है? मरियम नवाज साहिबा ने जब अंदर ये पार्लियामेंट में अपनी जो मीटिंग है उसको चेयर किया था, उससे जो खबरें निकली थी वो तो अपनी पार्टी को बनाने पर जोर था, उनका अपना कांटेक्ट इन लोगों के साथ, कहा कि जी पॉलिसीज पे मुझे पेपर्स दें, मुझे बताएं ये वो। तो मुझे लगता है कि तहरीक वाली बात तो वैसे ही खत्म हो गई है। देखिए ये जो अभी मालिक बात कह रहे थे ना, पीएमएलएन हर चीज का बॉयकॉट कर सकती है मां सिवाय लोकल बॉडीज इलेक्शन के, क्योंकि पीएमएलएन की पॉलिटिक्स ही रिवॉल्व लोकल बॉडीज के ऊपर करती है। और ये पीडीएम की बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी हो कि अगर वो एन ब्लॉक लोकल बॉडीज इलेक्शंस में जाएं तो पीटीआई के लिए लोकल बॉडीज खासतौर पर पंजाब कराना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। और अगर पीडीएम जो है या पीएमएलएन पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी विक्ट्री पीडीएम की हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा अब ये बात तय कर ली जाए और कल ये बात तय कर ली जाए कि इस सिस्टम में रहते हुए लड़ाई सबसे मुनासिब चीज है, क्योंकि अब आप सियासी लड़ाइयों ना उससे बहुत पीछे चले गए हैं। अब इस बात को छोड़ें, अब जाएं। और ये सही कह रहे हैं मालिक कि उनका इमरान खान का ये गवर्नमेंट एक मरतबा फिर इनको बैकफुट पर डालने की कोशिश करेगी लोकल बॉडीज इलेक्शन का ऐलान करके। हालांकि कराची में सूरत हाल बहुत खराब होगी, इस तरह की सूरत हाल बन रही है उसमें कराची में, क्योंकि कराची में पीटीआई अपना मेयर लाना चाहती है। हर सूरत में ये सूरत हाल आसान नहीं होगी, लेकिन पंजाब जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा। अगर पंजाब में पीटीआई लोकल बॉडीज इलेक्शन जीत जाती है
तो PMLN ब्रेक हो जाएगी। अगर पीटीआई जीत जाती है तो इस वक्त क्या सूरत हाल है पंजाब में? मालिक, कुछ लग तो रहा है कि थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर पीटीआई पीएमएल। मेरा ख्याल है नसीम कि ये स्केड्यूल अनाउंस करेंगे, फिर मुझे स्केड्यूल्स के अंदर चेंजेस नजर आती हैं। पीटीआई रियली इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन कंफर्टेबली जीत सके, हालांकि हमेशा रूलिंग पार्टीज ही जीतती हैं। जो हिस्ट्री का अगर वेट देखें तो वेट ऑफ हिस्ट्री बर्डन इनकी फेवर में है, लेकिन हालात ग्राउंड में काफी ज्यादा हो रहे हैं। मेरा ख्याल है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, स्केड्यूल अनाउंस कराएंगे। इन्होंने 1-2 अमेंडमेंट्स पास भी करनी है, उसमें कोई लीगल फंसा दिया, लेकिन स्केड्यूल जरा अनाउंस करके ये लोगों को लगाएंगे उधर, क्योंकि अपनी रिसोर्सेज उसके लिए बचा के रखें, सवाए बजाय इसके कि MNAs MPs जौन से हैं वो जाके अपने 200-200 बंदे भेज रहे हो पिंडी या उकाड़ा या समथिंग लाइक दैट। आई थिंक ये भी स्केड्यूल्स बनेंगे, ड्रैग होंगे इलेक्शंस। मुझे पहले दिए गए स्केड्यूल के मुताबिक होते हुए नजर नहीं आते। ये चलेगा, ड्रामा चलेगा लोकल इलेक्शन का, लोकल इलेक्शन का ड्रामा लगेगा। और जो पीडीएम की अपनी तहरीक है नेशनल, वेरी क्विकली आप दोनों से, हैव वी सीन द लास्ट ऑफ इट? मेरे से पूछ रही हैं? हाँ, आपसे भी। और मैं तो फ्रैंकली मैं तो पीडीएम की तहरीक को एज अ तहरीक बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा। देखिए 3 प्लेयर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है और मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब की स्ट्रीट की डिस्ट्रक्टिव पावर है बिल्कुल। उनका स्टेक सबसे थोड़ा है, PMLN का स्टेक उनसे ज्यादा बड़ा है, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा है। इस इक्वेशन में से एक बंदा भी अगर 100% बोर्ड पे नहीं है तो तहरीक फारिग है। बाकी तो टांगा पार्टीज है ना, उनको छोड़ दें। मैं आपको डेयर करता हूं, हम तीनों मिलकर 11 की 11 के नाम भी नहीं बता सकते। वो दे आर इररिलेवेंट, सीधी सी बात है, ये इररिलेवेंट है। इसलिए ये ट्रॉयका 100% है ही नहीं। मियां साहब भी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कर रहे हैं, वो भी अपनी एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है PMLN भी जरा मुख्तलिफ तरीके से इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये तहरीक तो मैं इसको सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहा, बियॉन्ड अ पॉइंट। ओके मज़हर, वेरी क्विकली कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए नसीम, सीधी सी बात है, जो पीडीएम मेरे लिहाज से, और मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ, पीडीएम मेरे लिहाज से पहले दिन से नॉन स्टार्टर है, क्योंकि उन्होंने जो अपना नैरेटिव बिल्ड किया वहीं वो शिकस्त खा गए। और दूसरी बात यह कि पीडीएम के अंदर इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, खासतौर पर PMLN और पीपल्स पार्टी के अंदर, वो डिस्ट्रस्ट आज दिन तक एग्जिस्ट करता है। ऐसे में आप कोई तहरीक चला कैसे सकते हैं? ऐसे में तो सिर्फ पीडीएम को बरकरार रखें, यही बड़ी बात है। बाकी तहरीक तो कभी शुरू नहीं हुई थी और तहरीक शुरू होते मुझे नजर भी नहीं आ रही, होते हुए नजर भी नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया मालिक, आपका भी, इफ्तिखार साहब आपका भी, और मज़हर आपका भी। नाज़रीन, बड़ी आने वाले दिनों में पीडीएम जो है वो अपने लगता है पार्टीज जो हैं अपने इज्तिमाई की बजाय यानी इंडिविजुअली अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करेंगे। और जो हाई पॉइंट था, यानी जो प्रेशर मैक्सिमम डाल सकते थे हुकूमत पे, लगता है कि वो तो डाल दिया है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करती है पीपल्स पार्टी ने, इसको लीड किया है इस इनिशिएटिव को, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो भी कहीं जाने वाले। तो हुकूमत रहने वाली है, हुकूमत बहरहाल अपनी गवर्नेंस कैसे चलाएगी आगे वो बड़ा सवाल होगा। हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।